हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में यदि हम लोग बात करें तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर दे रखा है, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर दे रखा है जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। ठीक है बेटा, गॉस का प्रमेय। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर की बात करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर का मतलब क्या है कि सेकंड लेक्चर का मतलब ये है कि उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यदि ये बात समझ में आ गई तो उस केस में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से ये समझना है कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक बार पहले आपको रिपीट कराने वाला हूँ कि गॉस थ्योरम क्या है। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ा रखा है आपको, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। और सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं गॉस के नियम, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गॉस का प्रमेय। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि गॉस का प्रमेय, सबसे पहली केस तो ये याद रखिएगा आप लोग कि गॉस का प्रमेय जो अप्लाई होता है वह केवल और केवल बंद पृष्ठों पर, यानी बंद पृष्ठ पर गॉस का नियम अप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी उपयोग किया जाता है किस पर? बंद पृष्ठ पर गॉस का नियम अप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, यदि आपसे ये कहा जाए गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की बात की जाए तो गॉसियन पृष्ठ की कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब केवल इतना है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, पृष्ठ बंद होने के साथ साथ, ठीक है, 3D होनी चाहिए। ठीक है, 3D एंड क्लोज सर्किट है, सॉरी 3D है और क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ये गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। अब इस केस में इस बात का ध्यान रखिएगा आप ध्यान से कि गॉसियन पृष्ठ में गॉस लॉ तो इतनी बातों के लिए एप्लीकेबल करता है, और दूसरी चीज इस बात में एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड करिएगा कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ में, ठीक है बेटा, बंद पृष्ठ में इनसाइड जो चार्ज होता है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, गॉस का नियम बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब गॉस का नियम केवल और केवल उसी पे अप्लाई होता है जो कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। ठीक है, यदि बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश के कारण गॉस लॉ पे कोई अभी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। मतलब यदि आप लोग की बात करें तो आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है कि मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये क्लोज्ड है। यदि आपने ये चार्ज यहाँ रखा Q, ठीक है, ये आवेश Q रखा, और इस आवेश Q के कारण इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की बात की जाए तो इस फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। फाई ई का मान बात किया जाए तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, यदि अब इतनी बात समझ में आ रही है तो इस केस में किसके बराबर होगा? तो इनसाइड द चार्ज जो है, मतलब मान लो कि इनसाइड द चार्ज ये है Q प्लस Q, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होगा फाई ई वह Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये Q कौन सा होगा? इनसाइड द स्ट्रक्चर, या ठीक है, या क्लोज सर्किट या क्लोज सरफेस। ठीक है, इनसाइड जो होगा उसकी बात हो रही है, आउटसाइडर चार्ज की बात नहीं हो रही है। यदि चार्ज आउटसाइड में है तो उस केस में यदि आवेश बाहर है, ठीक है, पृष्ठ के बाहर है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होता है। उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जनरेट
नहीं होता है। इनसाइड द जो चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। इतनी चीज़ों के साथ साथ एक बात मैं और करना चाहूँगा, यदि इन द केस मान लीजिए आपसे कोई कहे कि सर यदि मान लीजिए एक क्लोज सर्किट मैंने ऐसा बना रखा और इसमें कई सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो उस केस में जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना होगा? तो फाई ई बराबर कैसे निकालना पड़ेगा सर? पहले Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट ये निकालेंगे, फिर फाई ई Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे निकालेंगे। क्या ऐसे निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई नहीं निकालना पड़ेगा। यदि आपके पास ठीक है यदि आपके पास एक क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट के अंदर कई सारे चार्ज उपस्थित हैं, कई सारे आवेश उपस्थित है, तो उस केस में उस आवेश का मान जो Q है वह उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब क्या है कि आपको पूरा का पूरा जोड़ देना है। यदि प्लस में है तो प्लस में जोड़ देना, माइनस में है तो माइनस में जोड़ देना। मतलब यहाँ जो Q जनरेट होगा वह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 के बराबर होगा। अब इसमें जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ ऐड कर दीजिएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ ऐड कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो Q का मान यहाँ पे उपस्थित होगा, Q का मान जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर Q का मान जितना भी आएगा वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जिम्मेदार होगा। तो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आपको ऐसे ऐसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक साथ ऐसे लिखकर काम चला सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से रिकॉल कराते हैं कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित या उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। गॉस का जो स्टेटमेंट है बहुत सिंपल सा है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब यदि ये आकृति आपके पास है और इसमें उपस्थित आवेश Q है, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह कितना होगा? तो उस केस में फाई की वैल्यू उपस्थित आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, अर्थात फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यानी फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी चीजें क्लियर हैं? यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक में कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तब इस केस में एक बात और याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यानी फाई की वैल्यू इसके साथ साथ फाई ई बराबर ए इंटू डी ए भी होता है, क्या तो सर ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? इसको थोड़ा ध्यान समझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनेशन बनती है वो यहीं से बनती है, फाई बराबर ई इंटू डी ए, जहाँ ई और डी ए दोनों सदिश राशि हैं और सदिश राशियों के बीच इसका बिंदु गुणनफल है। क्या है? बिंदु गुणनफल, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या अदिश गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणनफल। ठीक है, बिंदु गुणनफल की बात करें तो उस केस में फाई की वैल्यू फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ये फार्मूला जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला जनरेट होता है इस फार्मूले में यदि हम लोग बात करें, ठीक है, यदि इस फार्मूले में हम लोग बात करें तो इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं या कैसे प्रूव्ड कर सकते हैं, तो पहले ध्यान से समझिएगा इसको। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई इंटू डी ए, ये ई डी ए क्या है? मतलब कि कॉस थीटा कहाँ से आता है? तो ये ई और डी ए के बीच का कोण है। ये फार्मूला है हमारे पास एक, यदि दो वेक्टर का डॉट गुणनफल किया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो फार्मूला आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा,
इस फॉर्मूले से ये जनरेट होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं चीज़ें? यदि इतनी बातें यदि आपको समझ में आ रही हैं तब इसके आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि यदि मान लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रूव्ड किया, मतलब कि ये बात कही कि फाई बराबर ए इंटू डी ए होता है, तो ये प्रूव्ड कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा कि इतना होता है? तो मान लेते हैं, एक काम करते हैं, एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक बिंदु आवेश Q ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु आवेश Q से इसकी परिधि पर, ठीक है, इसकी परिधि पर एक आकृति बनाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी R है। कितना है? R है। ये इस बिंदु का नाम O रख दिया। बिंदु O से ये जो आवेश रखा है प्लस Q रखा है, ठीक है। इस प्लस Q आवेश और ये जो एरिया वेक्टर है इसका वो DA है। क्या है? DA है। इसका एरिया वेक्टर क्या है? DA है, ठीक है। अब इस केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, आवेश से दूर की ओर होगी, आवेश से दूर की ओर होगी, ठीक है। जब आवेश से दूर की ओर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आएगी, और इस केस में अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, प्लेन से सीधे दूर की ओर, ठीक है। और उस केस में इस प्लेन के, ठीक है, इस प्लेन पर आवेश से दूर की ओर तो होगी सीधा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि इसका एरिया वेक्टर देखा जाए तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। मान लो ये प्लेन कुछ ऐसा है ना, इस तरीके से हल्का सा तिरछा है, हल्का सा टेढ़ा है, तो इस केस में यदि चार्ज यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर निकल जाएगी सीधे सीधे, ई का मान तो ये हो जाएगा। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा एरिया वेक्टर DA, ठीक है। तो उस केस में इसके बीच जो एंगल बना, इनके बीच जो कोण बना वो कोण है थीटा। वो कोण कितना है? थीटा। वो थीटा जो कोण बनेगा वही फार्मूला यहाँ पे आता है E इंटू DA कॉस थीटा, यही कोण होता है ये कॉस थीटा, ठीक है। देन फिलहाल ये डायग्राम पूरा समझिए। अब उस केस में यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, हालांकि वो उतना बड़ा स्पेस तो नहीं दिखेगा बट बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इस केस में इसका एरिया वेक्टर DA, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका कोण बनता है थीटा। क्लियर है इतनी बातें? इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है। ठीक है, क्या समझेंगे भाई इसको? सबसे पहली चीज तो ये डायग्राम समझ में आ रही है। यदि ये डायग्राम समझ में आ रही है तो सबसे पहली कंडीशन कि इससे निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इससे निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E इंटू DA, और E DA के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो फार्मूला क्या बन के आएगा? फाई बराबर E इंटू DA कॉस थीटा, E इंटू DA कॉस थीटा। आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये जो DA है वो पूरा क्षेत्रफल देता है, ठीक है। हमने छोटा सा अवयव लिया है तो DA, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DA। चूंकि E और DA के बीच का कोण के मध्य कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। का तो 0 डिग्री क्यों है सर? क्योंकि D और A दोनों एक ही दिशा में है ना, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ये, लेकिन ये थीटा जो बना है वो एक ही लाइन पे है, ठीक है, वो दिखाने के लिए था, ठीक है। तो उस केस में 0 डिग्री है तो क्या मिलेगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो मिलेगा क्या? फाई ई बराबर E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA। ये रहा समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। ये रहा इंटीग्रेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट। यदि समीकरण नंबर फर्स्ट आपको मिल गया तो इसके आगे छोटी सी बात करते हैं, छोटी सी बात ये करते हैं इसको, ठीक है।
हाँ, थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं, क्योंकि भाई छोटा तो करना पड़ेगा ना, बिना छोटा किए तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए इसको छोटा करके यहाँ रख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस केस में थोड़ा समझिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी भाई? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के, यदि माध्यम ऐसा है जिसका परावैद्युतांक k है तो उस समय k आएगा Q/r²। E का मान ये टोटल आएगा E = 1/4πε0 Q/r²। अब इस केस में इस E का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। E का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा भाई? फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 1/4πε0 के Q/r² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA, चूंकि क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू 4πr²। का तो कहाँ से आया सर? वृत्त का क्षेत्रफल है ना भाई, वृत्ताकार आकृति है तो वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा। ठीक है, क्या मिलेगा? तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा? 1/4πε0, ठीक है, Q/r² इंटू 4πr²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा क्या? बचा फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो जो स्टेटमेंट गॉस ने दे रखा था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वह इस तरीके से प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही हैं चीज़ें? बता दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और नहीं आ रही हैं तो कुछ ओपिनियन दीजिए कि सर यहाँ डाउट रह गया या यहाँ पे कोई दिक्कत है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की बात करें तो आपको 6 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं गॉस लॉ के। ठीक है, गॉस के नियम के 6 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। पहला 6 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, 6 एप्लीकेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले यदि होंगे तो याद रखिएगा, यूपी बोर्ड वाले इसमें एक लॉ छोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो 6वां वाला एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा मैं, उसको आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो आप छोड़ दीजिएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहला अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की बात करें। ठीक है,
तो उस केस में उस एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें बात करें तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज थोड़ा डायग्राम समझते हैं, ठीक है, डायग्राम समझिए। एक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरण है, ठीक है, जो अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का है तो उस केस में उस पूरे अनंत लंबाई के तार पर कितना आवेश उपस्थित है ये तो पता नहीं कर पाएंगे ना। यदि पता कर लेते हैं, यदि हमें पता चल जाता तो उस केस में बहुत आसान हो जाता, हम सीधे सीधे फाई बराबर लिख देते हैं और क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट मान लिखते हैं और जो क्यू का मान होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता। पंचायत करने से ही बच जाते हैं। बच जाते कि नहीं बताइए, इतना ही मजा आ जाता आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अनंत लंबाई का है और अनंत लंबाई के पर कितना आवेश वितरित है वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो एक काम करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। क्या नाम है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है बेटा। अब बात क्या होती है, तो परिभाषा क्या बनता है रेखीय आवेश घनत्व का? प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है बेटा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, क्यू बाई एल होता है। मतलब ये समझिए कि मान लीजिए बहुत लंबी वस्तु है, ठीक है, बहुत ही अधिक लंबाई का एक वस्तु है, ठीक है। इसको पहले एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, काम आएगा। इसको उठा के यहाँ से पहले इधर कर लिया जाए, आप यहाँ से पढ़ते रहिएगा इसको, ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ इधर, ठीक है। इसके साथ साथ इसको भी उठा लिया जाए यहाँ से, इस वाले हिस्से को, चलिए ठीक है। अब इस केस में ये विजुअल हो रहा है क्या अच्छे से? ये तो विजुअल ही नहीं हो रहा भाई, कैसे काम चलेगा? चलिए, अब इस केस में ये विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। अब इस केस में थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि ये अनंत लंबाई का है। अब अनंत लंबाई का तार है तो इस पे आवेश की मात्रा कितनी है वो तो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा ना। और जब वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी हमारे लिए? दिक्कत ये हो जाएगी इस पे आवेश की मात्रा कितनी है, जब वो नहीं पता चलेगा तो फ्लक्स नहीं पता चलेगा और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इस पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो सममित प्रकार का होगा, ठीक है, जो सिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इस केस में हम एकांक लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये जो गॉसियन पृष्ठ बनाया, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई स्मॉल एल है। कितना है? स्मॉल एल है। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूरी कितनी है भाई? आर, ठीक है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी कैसे? तो सबसे पहला काम करते हैं, इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू है और क्यू का मान हमें पता नहीं है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल।
तो Q बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एल। ठीक है, तो गॉस के नियमानुसार, गॉस के नियमानुसार क्या आएगा, गॉस के नियमानुसार, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, फाई ई बराबर Q अपान एप्साइलन नॉट। तो Q का मान पता नहीं है तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्या, लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन नॉट। Q फाई ई बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्साइलन नॉट। ये रहा समीकरण नंबर 1, बना के छोड़ दीजिए इसको यहाँ पर। पहले इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है, ये रहा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस केस में इस आवेश के कारण इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इस आवेश के कारण हम इसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से बना लेते हैं हम लोग, तो फिर से बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं भाई। एक काम करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ है, मान लीजिए ऐसा ही बना हुआ था, ठीक है। अब उस केस में अनंत लंबाई का है, ठीक है, प्लस चार्ज इस पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की L है, ठीक है, कितनी है, L है। और यहाँ से एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं, सबसे पहली चीज़ मानिए, सपोज करिए कि ये एक बेलनाकार आकृति है, ऐसा ही बेलनाकार आकृति है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सभी दिशाओं में निकलता है। सभी दिशाओं में मतलब क्या है कि यदि इसके अंदर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो उस बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो सभी दिशाओं में फैलेगा। सभी दिशाओं का मतलब क्या है कि यदि एक बेलनाकार आकृति आपको दे दी जाए तो बेलनाकार आकृति में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, सभी दिशाओं में फैलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक दिशा में जाएगा, किसी एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में फैलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर किधर फैलेगा, सभी दिशाओं में, ठीक है। सभी दिशाओं में यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फैलेगा तो उस केस में आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान इस बात का देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने के लिए कितने सरफेस हमारे पास है। तो हमारे पास सरफेस की बात करें तो एक सरफेस ये है, मान लो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने φ1 नाम दे दिया। और इस वाले सरफेस से, ये वाला सरफेस मतलब क्या है, ये वाला सरफेस मतलब ये मान लो कि पूरा कर्व सरफेस है, ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं φ2, इसको नाम क्या दे देते हैं, φ2। और ये तीसरा सरफेस जिससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका नाम दे देते हैं φ3, ठीक है। तो उस केस में यदि φ1 की बात करें, ठीक है, तो φ1 कितना होगा, φ2 कितना होगा, φ3 कितना होगा। तो सबसे पहली चीज φ1 के लिए एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा पहले यहाँ समझिए ध्यान से, ये ध्यान से इस आकृति को समझिएगा तो समझ में आएगा आपको। ये गॉसियन पृष्ठ है हमारा, ठीक है, ये हमारा आवेश हो गया, मेन तो हमारा वही है ना, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पर, ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव जब जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे तो उस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्रफल अवयव जैसे ही आप यहाँ पे DA लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन क्या होगा, DA परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी सरफेस से बाहर की ओर, ठीक है, सरफेस से बाहर की ओर होगा, वो भी कैसा, प्लेन से परपेंडिकुलर, लंबवत। और धनावेश है तो धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी आवेश से दूर की ओर। तो उस केस में DA और E के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी बनेगा, सेम प्रोसेस यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये रहा E की दिशा और ये रहा DA की दिशा, तो कोण कितना बना, 90 डिग्री। लेकिन यदि इस कर्व सरफेस पे यदि हम लें तो कर्व सरफेस पे मान लो ये दिशा हमने ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो इधर की ओर E आएगी, ठीक है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर भी इसी पर आएगा जो DA कहलाएगा। तो उस केस में जब ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं तो उस केस में इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तब उस केस में ये वैल्यू 0 डिग्री आएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 0 डिग्री। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ और छोटा करके यहाँ सेटल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से जरूरत पड़ी तो देखते रहिएगा, ठीक है। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो उस केस में इससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई कितने के बराबर है, φ1 φ2 प्लस φ3, 3 फाई के बराबर है। φ1 की बात करें तो φ1 बराबर क्या आएगा, A इंटू DA1 मतलब DA प्लस
फाई 2 बराबर ई इंटू डी ए प्लस फाई 3 बराबर ई इंटू डी ए। ई का मान तो सब में समान है ना, ई का मान तो सब में समान ही है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है फाई 1 और फाई 3 के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो फाई 1 यानी ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, जो हमने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, वह उसके बीच का एंगल 90 डिग्री और जो ब्लैक कलर से लिखा है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो उस केस में क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 प्लस यहाँ पे मिलेगा ई इंटू डी ए। आप इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल आप लगा दीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। इंटीग्रेशन डी ए प्लस यहाँ भी 0 मिल जाएगा, यानी फाई बराबर क्या मिला, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। चूंकि ये कर्व्ड सरफेस है किसका, बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ कह लीजिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। कितना होता है भाई, तो 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर, आर उसकी त्रिज्या है, बेलनाकार आकृति है तो, और एल क्या उसकी लंबाई है, तो लंबाई हमने एल मान रखी है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, एल ही लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 2 पाई एल, यही किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के बराबर होगा। तो इसका मान रख देते हैं, जब इसका मान रख देंगे तो फाई ई बराबर ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर एल आएगा। ये रहा समीकरण नंबर 2। आपने इसके पहले समीकरण नंबर 1 बनाया होगा, समीकरण नंबर 1 बनाया, फाई ई बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा, आपने समीकरण नंबर 1 बनाया है, इसमें क्या, फाई ई बराबर लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण आपने बना रखा है। यदि ये समीकरण बना रखा है और आपने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बनाया, तो हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 भी फाई के बराबर था, समीकरण 2 भी फाई के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ई बराबर लिखना हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन साथ में लिख दीजिए, इंटू लेमडा बाई आर लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वह 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, वो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर, 2 लेमडा बाई आर, ये फार्मूला जनरेट होता है। ये फार्मूला जनरेट होता है तो यहाँ पर इसके मात्रक की बात कर लें तो इसका जो मात्रक आता है वो न्यूटन पर कूलाम आता है। क्या आता है, न्यूटन पर कूलाम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पर इसकी बीमा की बात कर ली जाए, ठीक है, बीमा की बात कर ली जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बीमा तो उम्मीद है आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी यदि बात करें तो न्यूटन पर कूलाम यानी MLT माइनस टू अपान AT ये आएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर मिल के आएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1। ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा किसकी, मतलब कि बीमा हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, ठीक है। यदि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ तक समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी एक बात और समझिए ध्यान से, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यदि गॉस का ये एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उस एप्लीकेशन के लिए कह दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R और स्मॉल r के बीच के मध्य ग्राफ खींचिए। क्या करिए, ग्राफ खींचिए, ठीक है बेटा, ग्राफ खींचिए। तो उस केस में इसके बीच जो ग्राफ आता है E और R के बीच में, E और R, ठीक है, E और R के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। E और R के बीच का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है सर, अब थोड़ा ध्यान से समझो। E इज इक्वल टू
1/4πε0 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, ये फार्मूला है। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। यदि हम लैम्डा को कांस्टेंट मान लें तो ई प्रोपोर्शनल होगा क्या 1/r के, ठीक है। ई प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। यदि ई प्रोपोर्शनल हुआ 1/r के तो उस केस में यदि ई का मान बढ़ाओगे तो आर का मान घटेगा, ठीक है। ई का मान बढ़ाओगे तो आर का मान घटेगा और आर का मान बढ़ाओगे तो ई का मान बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो जो घटना इसके साथ होगी जस्ट अपोजिट इसके साथ होगी, ठीक है। तो उस केस में इस ग्राफ को समझिएगा। तो ग्राफ ये कहता है, देखो जैसे एग्जांपल समझो, इस पर जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है वो ई की और इस पर जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है वो आर की। यदि हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर ना, इस बिंदु पे बात करें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम पे है, लेकिन वही आर की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्योंकि यही हमारा ओरिजिन पॉइंट है ना, 0 0, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है लेकिन आर का मान कम है, मतलब आर का मान कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम कम करोगे तो आर का मान बढ़ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम करो आर का मान और बढ़ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम करो आर का मान और बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे देख रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटाया जाएगा वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, पहले ये बताओ, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक में कोई परेशानी है क्या? जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक में कोई परेशानी है क्या? यदि नहीं परेशानी है तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 किस पर? इसी फार्मूले पे क्वेश्चन है, किसी बेलनाकार आकृति, किसी बेलनाकार आकृति के लिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व 20 कूलाम पर मीटर है, ठीक है, 20 कूलाम पर मीटर है, जो कि आवेश से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलो बात समझ में आ गया। सॉल्यूशन की बात करें इसके, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले उसके पहले क्वेश्चन समझ लो। किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगा रहे हो तो उससे पहले आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। पहले कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको ये आइडेंटिफिकेशन कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या निकालना है, ठीक है। 2 काम आपको जरूर कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। ये 2 काम तो आपको अवश्य कर ही लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है भैया? यदि दिया है कि बात कर ले तो क्या दिया है? रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा दिया है। लैम्डा कितना दिया है? 20 कूलाम पर मीटर, ठीक है, कूलाम पर मीटर। और आवेश से दूरी दी है, आर दिया है कितना? 20 मीटर, ठीक है। क्या पूछा गया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है, बहुत कठिन नहीं है। तो E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, यही फार्मूला है, ठीक है। अब इस केस में E = 9 × 10⁹, ये इसका मान हो गया। 2 × लैम्डा, लैम्डा का मान कितना दिया है? 20 अपान आर, आर का मान कितना दिया है? वो भी 20, 20 से 20 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 18 × 10⁹, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻10। मात्र क्या आएगा? न्यूटन पर
कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ जल्दी से। यदि समझ में आ रही है तो जल्दी से बता दो, नहीं आ रही तो भी बताओ। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? यहाँ तक में कोई परेशानी है? ठीक है, उम्मीद करते नहीं है। ठीक है, यदि नहीं है तो अब उस केस में इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि नहीं है तो इस केस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बाद इसी चैप्टर मतलब इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बाद गॉस थ्योरम के अगले एप्लीकेशंस की। ठीक है, अगले एप्लीकेशंस में कुछ बातें करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे। तो रखते हैं आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।